हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो डिस्कशन का जो हमारा चैप्टर है वो है उत्पत्ति ह्रास नियम। इस उत्पत्ति ह्रास नियम को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के नाम से जानते हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री जो है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं, इस उत्पत्ति ह्रास नियम को ही परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, इसे आप देख लीजिएगा और इसके बाद आप थर्ड वीडियो पे आएंगे। ये हमारा थर्ड वीडियो है। इस पर दो वीडियो, इस चैप्टर से रिलेटेड दो वीडियो को और अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। तब आपको चीज़ें और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रत्येक चैप्टर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस उत्पत्ति ह्रास नियम पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारा सिनॉप्सिस है, इसी के बेस पर मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में यहाँ से मैंने आंसर को तैयार कर दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या करें तथा इसकी सीमाएं बताएं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड द मेंशन इट्स लिमिटेशन, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कैसे लिखेंगे। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से पूछे कि उत्पत्ति ह्रास नियम की कार्यशीलता को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये क्या केवल कृषि क्षेत्र में लागू होता है, तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर तैयार कर दिया है, ठीक है। इसी चैप्टर से रिलेटेड तीसरे तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्पत्ति के नियम की विभिन्न अवस्थाओं कौन सी है, एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाए, इन अवस्थाओं को लागू होने का कारण क्या है। जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछा जाए तो आपको फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और इस पर आज जो हमारा थर्ड वीडियो है, ये तीनों वीडियो को मिला करके आपको आंसर लिखना होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे तो तीनों रूल को एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। फर्स्ट में आप लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को एक्सप्लेन कर दीजिएगा और उसमें जो मैंने ग्राफ बताया था फर्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दूसरा में आप लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा आंसर लिखने में। और थर्ड नंबर पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो डिमांड है, इस क्वेश्चन का जो डिमांड है आपका फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। जब जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर आप इस फॉर्मेट में दे दीजिएगा। मैं इसे तैयार कर दिया हूँ, ठीक है। फर्स्ट में उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कर दीजिएगा, डेफिनेशन दे दीजिएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्या मान्यताएं हैं उसको लिख दीजिएगा, चार्ट और डायग्राम के माध्यम से उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या कर दीजिएगा, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का कारण क्या है, क्या रीज़न है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। और उत्पत्ति ह्रास नियम का महत्व क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। इसी फॉर्मेट में अगर आप आंसर लिख देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा और आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं तैयार कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। ये आप लोगों का आंसर है, 5 पेज में मैं तैयार कर दिया हूँ, ठीक है। और इसे मैं पीडीएफ वाले ग्रुप में मैं लॉन्ग आंसर को डाल दूँगा। अभी मैं सिनॉप्सिस के आधार पे शॉर्ट फॉर्मेट के आधार पे मैं इस चैप्टर को क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर परिवर्तनशील अनुपात का नियम अगर पूछे ना, परिवर्तनशील अनुपात का अगर नियम पूछे तो आप तीनों रूल को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो पहले के अर्थशास्त्री कहते हैं कि इस परिवर्तनशील अनुपात के नियम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ना कि केवल हम उत्पत्ति ह्रास नियम को ही परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहेंगे, लेकिन आपसे अगर एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर ये पूछे तो तीनों नियम को एक्सप्लेन कीजिएगा। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पहला नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न दूसरा नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तीसरा नियम। अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में उत्पत्ति ह्रास नियम
तब केवल आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। मैं इसका लॉन्ग आंसर में मैं डाल दूंगा पेड ग्रुप वाले सेक्शन पे। और अभी मैं सिनॉप्सिस के आधार पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉपिक को, क्योंकि सिनॉप्सिस के आधार पे एक्सप्लेन करने से आपके समय की बचत होगी। देखिए, इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग दो चीज़ों को मानते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि कोई भी कारखाना या फर्म या इंडस्ट्री में उत्पत्ति के दो साधन होते हैं, दो तरीके का साधन होते हैं। एक स्थिर साधन होते हैं जिसे हम हमेशा चेंज शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते हैं, बहुत कम समय में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भूमि, मैंने सेकंड क्लास में भी बताया था, जैसे भूमि है, पूंजी है, कैपिटल जिसे हम लोग कहते हैं। ये भूमि और पूंजी को हम लोग शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी को ज़रूरत पड़ी लैंड की और ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो रातों रात उसको कंपनी एक्वायर नहीं कर सकती है। उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट का बने हैं, तो उस गवर्नमेंट से परमिशन लेगी तब होगा। लेकिन कोई भी कंपनी जब उत्पादन करती है तो वो किस चीज़ में जल्दी परिवर्तन कर सकती है? तो अपने लेबर में, अपने मजदूर में जल्दी परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो लेबर होते हैं इसी को हम लोग परिवर्तनशील साधन कहते हैं, कि जिसे हम जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे दोनों के आधार पे ड्रॉ करेंगे। मात्र 10 मिनट ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। 10 मिनट पैशंस की ज़रूरत है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग दो साधन लेंगे, एक स्थिर साधन लेंगे, दूसरा परिवर्तनशील साधन लेंगे। इस परिवर्तनशील साधन को TVF कहते हैं। TVF का मतलब हो गया टोटल वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, टोटल वेरिएबल फैक्टर। मान लीजिए कि स्थिर साधन एक है और परिवर्तनशील साधन एक है। परिवर्तनशील मतलब उत्पत्ति, किसी भी कारखाना के उत्पादन में लगने वाले साधन को हम लोग उत्पत्ति का साधन कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मान लीजिए कि साधन 1 यूनिट लगाए और दूसरा परिवर्तनशील साधन 2 यूनिट लगाए। तो जब एक एक लगा रहे हैं, एक स्थिर साधन लगा रहे हैं, दूसरा परिवर्तनशील साधन लगा रहे हैं, तो कंपनी की जो उत्पादकता है वो टोटल प्रोडक्टिविटी 6 हो गया। ठीक है, टोटल प्रोडक्टिविटी कितना हो गया? 6 हो गया। अब एवरेज प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? तो ये टीपी बटा, इस टीपी बटा जब टीवीएफ को करेंगे तो ये औसत उत्पादकता हो जाएगा। यानी जब 6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? जब शुरू में से लास्ट को घटाएंगे तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो जाता है। यानी 16 में से 10 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इधर यूनिट बढ़ाएंगे। स्थिर साधन का फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन। ठीक है, साधन हम परिवर्तनशील साधन पहला बार लगाएं, फिर 2 लगा दिए, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी परिवर्तनशील साधन को हमेशा हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा परिवर्तनशील साधन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुल उत्पादकता बढ़ रहा है। जैसे पहले 6 हुआ, फिर टोटल प्रोडक्टिविटी 16 हुआ, फिर 30 हुआ, 40, 45, 48, 48। लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो घटने लगती है। 48 से 44 पर गया, 44 से 38 पर। अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी क्यों घट रही है यहाँ से यहाँ पर आने पर, इस पर डिस्कस हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले आप इस चार्ट को समझने का कोशिश कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एवरेज प्रोडक्शन को निकालने के लिए, इस एवरेज प्रोडक्शन को निकालने के लिए हम लोग 6 में 1 से डिवाइड किए तो 6 हो गया, 16 में 2 से डिवाइड किए तो 8 हो गया, 3 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया, 4 में 40 को डिवाइड करेंगे तो 10 होगा। चूँकि एवरेज तो हम ऐसे ही निकालेंगे ना, एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन में से परिवर्तनशील साधन को डिवाइड करेंगे। जब 45 में 5 से करेंगे तो 9, 6 से 48 में करेंगे तो 8, 7 में 48 से करेंगे 6.8,
44 में 8 से करेंगे 5.5, 9 में 38 से करेंगे तो 4.2। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगा? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए आप लोग शुरू में से लास्ट को घटाइएगा। जैसे यहाँ पर तो 6 हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, इस 16 में से 6 को घटाइएगा तो 10, 30 में से 16 को घटाइएगा तो 14, 40 में से 30 को घटाइएगा 10, 45 में से 40 को घटाइएगा 5, 48 में से 45 को घटाइएगा तो 3, 48 में से 48 को घटाइएगा तो 0। क्योंकि हम लोग सीमांत उत्पादकता ऐसे ही निकालते हैं ना, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाते हैं। जो 44 में से 48 गया तो -4, और 38 में से 44 गया तो -6 है। तो ये हमारा जो हो गया सीमांत उत्पादकता हो गया। इसी के आधार पे अभी हम ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है, इस पॉइंट तक देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट तक हमारा फर्स्ट स्टेज काम करता है, यानी कंपनी फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन देती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये थर्ड स्टेज हो गया, और यहाँ पर जो है ये सेकेंड स्टेज यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड स्टेज काम कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ फर्स्ट स्टेज, यहाँ सेकेंड स्टेज, यहाँ पर थर्ड। इसी न्यूमरिक नंबर के आधार पे, इसी चार्ट के आधार पे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। याद रहे कि इस ग्राफ को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो हम लोग पॉइंट दे दे करके ड्रॉ नहीं करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सीधे हम लोग एक वाई एक्सिस लेंगे। ठीक है, फर्स्ट में हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, और इस तरीके से हम लोग ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर हम लोग सेकंड ले लेंगे। ठीक है, सेकंड ले करके फिर हम लोग सेकंड वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, कोई भी चीज़ें देखिए एक बार में क्लियर नहीं होती है। जब आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ आपकी दिमाग में इंटरनल मेमोरी में शिफ्ट कर जाती है। इसलिए आप सोचेंगे कि वीडियो को एक बार देखकर समझ जाए 100%, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप 2 बार देखेंगे तो ज़रूर 100% चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड पेपर है ना। देखिए यहाँ पर मैं जो चीज़ें यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ जो है ये टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ है, यानी कंपनी का कुल उत्पादन कितना हुआ। ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है हमारा, अच्छा, टोटल प्रोडक्शन में ये फर्स्ट स्टेज की बात हुआ यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज की बात हुआ। यहाँ पर सेकेंड स्टेज, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड स्टेज है, और इसके बाद जो कंपनी जो उत्पादन कर रही है वो थर्ड स्टेज में चल रही है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट स्टेज में जो कंपनी की जो कुल उत्पादन है वो बढ़ रहा है। देखिए ये जो मेरा जो कलम जो चल रहा है ना, यहाँ पे उत्पादन बढ़ रहा है। के पॉइंट्स के बाद से यहाँ पे उत्पादन धीमे गति से बढ़ रहा है, और इसके बाद जो इधर जो आ रहा है ये उत्पादन जो है, टोटल जो प्रोडक्शन है, ये नीचे गिर रहा है। आपको इसी तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है, और एक आपको टेंजेंट खींचना है। टेंजेंट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर कंपनी की जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, जिस स्पीड से बढ़ रही थी अब उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। देखिए की पॉइंट से, इस पॉइंट से कंपनी की उत्पादकता बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जितना स्पीड से यहाँ बढ़ रहा था। ठीक है, इस पॉइंट पे बढ़ रहा था, जिस पॉइंट पे मेरा कलम चल रहा है। ठीक है, यानी और यहाँ से यहाँ तक में इस पॉइंट में तो टोटल प्रोडक्टिविटी गिरती है। अब क्यों प्रोडक्टिविटी गिर रहा है, इसके पीछे रीज़न है, कारण है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं पुश करता हूँ, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। देखिए ये वाला जो लाइन है ना, जिस पे मेरा कलम अभी चल रहा है, ये जो लाइन है ये एमपी का लाइन है।
इस एमपी के लाइन को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। मैंने ड्रॉ कर दिया है, देखिए ये एमपी का लाइन है, ठीक है, ये एमपी है और ये एपी है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज का जो पहला चरण है, ये पहला चरण हो गया। तो यहाँ पर एपी भी बढ़ रहा है, देखिए ये वाला बढ़ रहा है ना, और यहाँ पर एमपी भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, ठीक है। यानी एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। जब ये चरण फर्स्ट चरण पे कंपनी पहुंचती है, देखिए ये हमारा फर्स्ट चरण था ना, ये फर्स्ट चरण का जब के पॉइंट पर कंपनी पहुंचती है तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों कंपनी का एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है क्यू पॉइंट पर मैच कर जाता है, ठीक है, क्यू पॉइंट पर मैच कर जाता है। देखिए इस क्यू पॉइंट पर मैच कर जाता है। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन जो है तेजी से गिरता है, तेजी से गिरता है और इस पॉइंट पर आकर के जीरो हो जाता है। इस पॉइंट पर आकर के जीरो हो जाता है और इस पॉइंट के नीचे जाने पर ये निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर जो है लेकिन एवरेज प्रोडक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है, एवरेज प्रोडक्शन कभी भी जीरो नहीं होता है। जब आप इसे लैंग्वेज में जब पढ़ेंगे ना, जो मैंने आंसर दिया है, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, और इस ग्राफ को मैंने किसके आधार पे ड्रॉ किया है, तो इसी के आधार पे मैं ड्रॉ किया हूँ। देखिए 10-10 पॉइंट, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यानी एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन के बराबर कब हो जाता है, देखिए सेकेंड स्टेज पर, यहाँ पर सेकेंड स्टेज है ना, यानी एवरेज प्रोडक्शन भी 10, मार्जिनल प्रोडक्शन भी 10, ये सेकेंड स्टेज का चरण है। सेकेंड स्टेज का चरण में देखिए, सेकेंड स्टेज का चरण यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए जैसे ही सेकेंड चरण यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड स्टेज से, और यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन ये क्या हो जाता है, दोनों सेम हो जाता है। एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, दोनों सेम है। तो इसी के आधार पर आपको पूरा ड्रॉ करना है। और ये जो मैप होता है ना, एक भरबली मैप होता है, ऐसा नहीं कि आप पॉइंट बना बना करके सॉरी, आप जो है पॉइंट बना बना करके आप ड्रॉ करेंगे, ये इसको रफली इसी तरीके से ड्रॉ कर देना जिस तरीके से मैं ड्रॉ किया है। और इसका आधार ड्रॉ करने का केवल यही चार्ट है, इसी चार्ट पर उसको ड्रॉ किया गया है। कब ग्राफ ऊपर जा रहा है, कब ग्राफ निगेटिव जा रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए तो -4 और -6 निगेटिव हुआ ना मार्जिनल प्रोडक्शन। तो यही निगेटिव होने के कारण जो है मार्जिनल प्रोडक्शन जो है निगेटिव हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये मार्जिनल प्रोडक्शन निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। इस जीरो एक्स एक्सिस से जैसे आप नीचे जाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होने लगेगा। तो जैसे आप इसे लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ना, तो ये चीज़ें और भी क्लियर वहाँ पर है, आप लोग उसी को देख लीजिएगा, मैं ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए एजम्पशन क्या होता है, जब आप आंसर को लिखेंगे तो डिफाइन करेंगे और कुछ मान्यताएं को मानना होता है, ठीक है। एक उत्पत्ति साधन परिवर्तनशील है तथा अन्य स्थिर है। उत्पत्ति ह्रास नियम में आप देखेंगे कि एक जो उत्पत्ति का जो साधन होता था ना, वो चेंजेबल था, हमेशा चेंज होता था, चेंज नहीं होता था। देखिए यहाँ पर ये हमेशा चेंज हो रहा परिवर्तनशील साधन। देखिए 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक साधन हमारा हमेशा कांस्टेंट है 1 1 1 1 1, ठीक है। एक उत्पत्ति का साधन परिवर्तनशील तथा दूसरा अन्य स्थिर होता है, ये हमारी मान्यताएं हैं, इसको लिख देना है डिफाइन करने के बाद। परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयां समरूप होनी चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। परिवर्तनशील साधन जो भी हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए। जैसे मैंने क्या लिया था 1 2 3 4, तो ये सब का वैल्यू तो सेम है ना, जिससे कि दो में एक और एक यूनिट मिल गया। तीसरा में क्या है, दो में एक जोड़े तो 3 है। तो ये होमोजीनियस है, समरूप है, ये सब समरूप है, क्योंकि सब में एक एक यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है।
इसके पश्चात जो है तकनीकी स्तर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के लेवल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर तकनीकी के स्तर में परिवर्तन होगा तो कंपनी में जो उत्पत्ति ह्रास का नियम है वो जल्दी नहीं आएगा, आएगा लेकिन लेट से आएगा। कहने का मतलब है कि कंपनी के जो उत्पादन की जो कैपेसिटी है वो जल्दी ह्रास नहीं होगा। अगर नया टेक्नोलॉजी आ गया तो ह्रास तो होगा लेकिन देर से होगा, ठीक है। इसके पश्चात स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं। जैसे कि स्थिर साधन अविभाज्य होते हैं, जैसे मान लीजिए कि भूमि हम ले लिए। भूमि का मतलब जो है इकोनॉमिस्ट के शब्दों में बहुत सारा मैंने मीनिंग को बताया था। भूमि का मतलब केवल ज़मीन से नहीं होता है इकोनॉमिक्स में, वहाँ पर रिसोर्सेज से भी होता है। तो इसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लैंड को, जमीन को, खनिज संसाधनों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य हो। विभिन्न उत्पत्ति साधन अपूर्ण स्थानापन्न हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्पत्ति के जो साधन हैं वो एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्थानापन्न नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई लेबर है, ठीक है, कोई भी एक लेबर के पास जो कैपेसिटी है, ठीक है, इस लेबर को हम लोग पूंजी के बदले बदले क्या स्थानापन्न कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि कंपनी में लेबर की ज़रूरत नहीं है, केवल पूंजी लगाइए, केवल पूंजी लगाइए, प्रोडक्शन होने लगेगा। केवल पैसा लगाइए, प्रोडक्ट, ऐसी बात नहीं है ना। जितना इम्पोर्टेंस श्रम का है उतना ही इम्पोर्टेंट पूंजी का भी है, उतना ही इम्पोर्टेंट भूमि का भी है, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट पूंजीगत उपकरण का भी है। किसी को किसी से भी चेंज 100% नहीं कर सकते हैं। क्या श्रम क्या श्रम का स्थान पूंजी ले सकता है? पूंजी का स्थान क्या भूमि ले सकता है? भूमि का स्थान क्या पूंजीगत उपकरण ले सकता है? नहीं ले सकता है। वो लोग एक दूसरे से पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते, अपूर्ण स्थानापन्न, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। स्थिर साधन जो होते हैं सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं। जो स्थिर साधन है वो सीमित है। अब मान लीजिए कि कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, तो क्या कैपिटल असीमित है? किसी भी उद्यमी के पास पैसा अनाप शनाप नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो उसका एक लिमिटेशन होगा कि इस व्यवसाय में, इस उद्यम में या उद्योग में मुझे इतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो भी स्थिर साधन है जैसे भूमि हो गया, पूंजी हो गया, पूंजीगत उपकरण, वो सीमित होता है, ठीक है, और दुर्लभ भी होता है। अब ऐसा नहीं कि पूंजीगत उपकरण को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग पूंजी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी नहीं है। भूमि को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये दुर्लभ है। तो ये 6 मान्यता को लिखना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसका आंसर मैंने तैयार कर दिया है, आप लोग को परेशान नहीं होना है। मैं समझाने की दृष्टि से सिनॉप्सिस तैयार कर दिया हूँ। रीजन क्या है? उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होने के पीछे कारण क्या है? तो फर्स्ट कारण है कि एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना, एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। देखिए होता क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम में टोटल प्रोडक्शन जो है कंपनी का तीसरे चरण में घटना प्रारंभ होता है, थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में मैंने दिखाया था ना, ग्राफ निगेटिव की ओर जा रहा था। तो इसलिए थर्ड स्टेज में निगेटिव हो रहा था, क्योंकि होता क्या है कि जो परिवर्तनशील साधन है, जो परिवर्तनशील साधन है और जो स्थिर साधन है, देखिए उनका अनुपात जो है चेंज होते रहता है। मान लीजिए कि पहले 10 लेबर लगा हुआ था, ठीक है, 10 लेबर मिल करके उस कंपनी में भूमि, पूंजीगत उपकरण का प्रयोग कर रहे थे। 10 लेबर, मैंने वहाँ पर 100 लेबर लगा दिया, 10 की जगह पे 100 लेबर लगा दिया। तो जो 100 लेबर का जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन कैपेसिटी है, वो तो बढ़ेगा ना, वो तो बढ़ जाएगा। इसलिए उत्पत्ति ह्रास नियम काम करने लगता है, क्योंकि वो जो परिवर्तनशील साधन है, परिवर्तनशील साधन जो कि लेबर हैं, उनका जो है स्थिर साधनों के साथ जो रेशियो है
वो बदलता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जो परिवर्तनशील साधन जैसे लेबर हैं, परिवर्तनशील साधन में जो लेबर हैं वो स्थिर साधन, स्थिर साधन में जैसे भूमि पूंजी है, इस सब का इतना दोहन कर लेते हैं कि कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है, टोटल प्रोडक्शन निगेटिव होने लगता है। ठीक है। साधनों की अविभाज्यता, कोई भी साधन जो है अविभाज्य है। ऐसा नहीं कि कोई ज़मीन का टुकड़ा है उसे हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांट करके हम उत्पादन करेंगे, नहीं ना। तो इसलिए भी पूंजीगत है, पूंजी है, पूंजीगत उपकरण है। कोई उपकरण इतना बड़ा है, ऐसा नहीं कर सकते कि इसका आधा पार्ट का हम यूज करते हैं, आधा पार्ट का यूज नहीं करते हैं, नहीं, हमको टोटल यूज करना होता है। और यही कारण है कि जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक समय के बाद गिरना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जितने भी साधन हैं उनका उत्पादन करने का अपनी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण स्थानापन्न होना, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था ऊपर वाले में ही, कि जो भी उत्पत्ति के साधन हैं उनको 100% एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे पूंजी का जो स्थान है वो लेबर नहीं ले सकता है, ठीक है, और लेबर का स्थान जो है कभी भूमि नहीं ले सकता, यानी कोई एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। और साधनों की सीमितता, साधनों, ऐसा नहीं कि मेरे पास जो साधन है वो इनफाइनाइट है। हर एक चीज़ जो रिसोर्सेस हैं उसका लिमिटेशन है, स्कार्सिटी है। क्या भूमि की स्कार्सिटी नहीं है? है ना। क्या पूंजी की स्कार्सिटी नहीं है? है। क्या पूंजीगत उपकरण की स्कार्सिटी नहीं है? है। क्या लेबर की स्कार्सिटी नहीं है? लेबर का भी स्कार्सिटी हो सकता है, ठीक है, लेबर का भी स्कार्सिटी हो सकता है। लेकिन जनरली इंडिया जैसे देशों में देखा जाता है कि यहाँ पर श्रमों की बहुलता है। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे कि इसका रीजन क्या है साधनों की गिरावट का, तो हम लिखेंगे साधनों की सीमितता, क्योंकि हम जितना लेबर लगाए हैं और जितना मेरे पास परिवर्तनशील साधन है, परिवर्तनशील साधन का मतलब लेबर, वो लेबर जो है, और जितना स्थिर साधन है, फिक्स्ड, फिक्स्ड जो हमारे पास साधन है, फैक्टर्स है, ये लेबर इतना यूज कर लेते हैं कि इसका पूर्ण विदोहन हो जाता है और टोटल प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस ये है कि ये अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है, आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आधारभूत नियम का मतलब है कि ये केवल एग्रीकल्चर फील्ड पे ही लागू नहीं होता है, इसका जो यूज है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पे लागू होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है। आप खनन के, मिनरल्स का जहाँ पे खनन क्रिया हो रही है वहाँ पे लागू हो जा रहा है, उद्योग में लागू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उद्योग में लागू हो जाएगा। मकान का जब निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर भी ये नियम लागू हो जाएगा, जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, सब जगह ये नियम लागू होता है। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत का भी आधार है, एक क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर कैसे प्रभावित होता है, इस चीज़ को भी यहाँ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और आविष्कारों और खोजों के लिए प्रेरणादायक, इस सारे पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और जितना चीज़ें मैं अभी तक मैं समझाया हूँ आप लोगों को, जब इस चैप्टर के, जब आप आंसर, लॉन्ग आंसर को जब आप देखेंगे तो आप खुद इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर देखिए होता क्या है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। माल्थस की जनसंख्या के सिद्धांत का आधार क्यों है? माल्थस कहते हैं, माल्थस कहते हैं कि हमारा जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो जनसंख्या की वृद्धि से कम होता है, यानी जिस अनुपात में फूड का प्रोडक्शन होता है उस अनुपात से ज़्यादा पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। और यही कारण है कि खाद्यान्न में जो उत्पादन होता है उसका जो खाद्यान्न की जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरती है, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से कम अनुपात में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। जीवन स्तर कैसे प्रभावित होता है, यहाँ से देखिए इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करता है जीवन स्तर को, कि मान लिया जाए
कि मेरे पास कम रिसोर्सेस है, और कम रिसोर्सेस है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ते जा रही है। तो आबादी बढ़ने के कारण इस कम रिसोर्सेस का ही यूज होते जा रहा है, तो लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाता है, निम्न होने लगता है, गिरावट आती है। आविष्कारों और खोजों के लिए प्रेरणादायक है। अभी इसी पॉइंट पे रिसर्च चल रहा है कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है, वो अनंत समय तक कैसे हमेशा बड़ा बना करके रखा जा सकता है। तो ये इस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन एक बात सच है, इसी नियम में कहा गया है कि किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है कभी न कभी ज़रूर गिरेगी। उत्पत्ति ह्रास नियम कभी न कभी किसी न किसी स्टेज में जरूर आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि उस कंपनी में उत्पत्ति ह्रास नियम, यानी उत्पादन करने की जो ऋणात्मक दर है वो लेट से आएगी जब मेरे पास हाई टेक्नोलॉजी रहेगा, लेकिन आएगी ज़रूर। तो ये एक रिसर्च का मुद्दा भी हो जाता है। ये रिसर्च करने के लिए प्रेरणादायक का भी काम करता है, मोटिवेशन का भी काम करता है। यहाँ पर एक पॉइंट है कि क्या उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित किया जा सकता है? कैन द वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ पोस्टपोन्ड? तो यहाँ पर आंसर होगा कि उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्थगित नहीं किया जा सकता, कुछ देर तक रोका जा सकता है, 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा सिनॉप्सिस था, ठीक है, जिस पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोग यहाँ, मैं आप इसके लॉन्ग पीडीएफ को मैं ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, इसके लॉन्ग आंसर को, ठीक है। आप लोग वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ सच है कि कोई भी चीज़ एक बार में 100% क्लियर नहीं होता है, जब तक कि आप उसे 2-3 बार समझने की कोशिश ना करें। साथ ही साथ आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।